टुडे वी डिस्कस पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। देखिए, आप जब पीरियोडिक टेबल स्टडी कर रहे थे तो आपको मैंने कई बार कहा कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ठीक है, जो हमारा पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक पीरियोडिक करते हैं। पीरियोडिक मीन्स व्हाट? पीरियोडिक का मतलब होता है जो एक सर्टेन इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा हो। ठीक है, सर्टेन इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा, उसे पीरियोडिक कहते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा पीरियोडिक टेबल है, इस पीरियोडिक टेबल का जो बेसिक है वो ये है कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मीन्स इफ एलिमेंट्स आर अरेंज with their increasing atomic number, then after a certain interval they repeat their physical and chemical properties. अब ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो रिपीट हो रही हैं, जिनकी हम बात कर रहे हैं, वो प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं? ठीक है, वो हमने डिस्कस करना है इस टॉपिक में, जिन्हें हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ कहते हैं तो क्या कहेंगे? द प्रॉपर्टीज़ विच आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ठीक है, प्रॉपर्टीज विच आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। देखिए बच्चों, जब हमने कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी डिस्कस की थी तो मैंने क्या कहा था आपसे कि पीरियोडिसिटी का जो रीज़न है वो है सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। फॉर एग्जांपल, जैसे आप अगर फर्स्ट ग्रुप की बात करें, जो हमारा फर्स्ट ग्रुप है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम, इन सभी के आउटर मोस्ट में एस में 1 इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज बेसिकली डिपेंड करती हैं इन लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर, इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज जो हैं ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं। ऐसे ही सेकंड पीरियड है, इसमें सभी के आउटर मोस्ट में एस में 2 इलेक्ट्रॉन है। 13 ग्रुप है, पी में 1 है। 14 ग्रुप है, पी में 2 है। ठीक है बेटा, तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सिमिलर है, ये बेसिस है प्रॉपर्टीज रिपीट करने का। तो क्या कहा गया है? द प्रॉपर्टीज विच आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन and which shows a regular gradation when we move from left to right in a periodic table or from top to bottom in a group. अगर आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, जैसे फ्रॉम एस ब्लॉक टू पी ब्लॉक जाते हैं, तो प्रॉपर्टीज में क्या आता है? ग्रेडेशन। ग्रेडेशन मीन्स चेंज, जैसे मेटल टू नॉन मेटल, साइज लार्जर टू स्मॉलर, और टॉप टू बॉटम आते हैं तो डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है, और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इन्हें कहते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। अच्छा, अब देखिए, जैसे हम बात करते हैं कि जो फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप में इनकी प्रॉपर्टीज़ एक जैसी होती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि सारी सिमिलर होती हैं, ग्रेडेशन इसमें भी होता है। ठीक है, जैसे अगर आप देखेंगे लिथियम है या बेरिलियम है, बेरिलियम आयोनिक कंपाउंड बना है, कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म करता है, जबकि बाकी एलिमेंट आयोनिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं इस ब्लॉक के। तो इस तरह का ग्रेडेशन आएगा। उसका रीज़न ये है कि ऑब्वियसली साइज चेंज हो रहा है। ठीक है बेटे, नए शेल ऐड हो रहे हैं तो उनका इफेक्ट पड़ता है, बट ऑन द होल दे शो सिमिलर प्रॉपर्टीज। ठीक है बेटे, क्लियर बात? जैसे आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है तो सभी की आयोनाइजेशन एंथैल्पी लो है, दे आर ऑल मेटल्स, तो इस तरह का सिमिलरिटी शो करते हैं। तो ये इसे कहते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या हुई? द प्रॉपर्टीज विच आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली related to their electronic configuration and which shows a regular gradation when we move from left to right in a period and from top to bottom in a group are called periodic properties. ठीक, अब यहाँ पर periodic properties में हमने जैसे atomic radius, ionization enthalpy, electronegativity, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वैलेंसी, इन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ को डिटेल में डिस्कस करना है। ठीक है बच्चों, इन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यह सबसे पहली है एटॉमिक रेडियस।
फर्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी इज एटॉमिक रेडियस। देखिए, अभी तक हमने एटम को क्या माना है? स्फेरिकल। ठीक है, एटम को स्फेरिकल माना है। सेंटर में एक न्यूक्लियस है और उसके सराउंडिंग में एक रीजन है जहां इलेक्ट्रॉन के होने के चांसेस मैक्सिमम है, जिसे हम ऑर्बिटल कहते हैं। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस क्या हो? भाई, अगर आपको कोई स्फीयर की बॉल है, बॉल की रेडियस निकालनी है, तो आप क्या कहेंगे? भाई, उसके सेंटर से लेकर जहाँ तक उसका मतलब बॉल है रेडियस, या कोई भी सर फॉर एग्जाम्पल एक कड़ा ले लो, सर्कल ले लो, सर्कल का रेडियस आप क्या कहोगे? सेंटर से लेकर जहाँ पे सर्कल ड्रॉ हो रहा है वहाँ तक का डिस्टेंस निकाल दोगे, आपको रेडियस मिल जाती है। ठीक है बेटे, तो ऐसे ही एटॉमिक रेडियस के लिए हम क्या कहते हैं? द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द outermost shell containing electron। outermost shell containing electron, इसे हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस कहते हैं। ठीक है बेटे, एटॉमिक रेडियस कहते हैं। अब लेकिन इस तरह की रेडियस को निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है। देखिए, पहले एटॉमिक रेडियस डायग्राम वाइज आप समझें। ये आपके पास एक डायग्राम है, ये आपका एटम है, न्यूक्लियस का सेंटर है, यहाँ से लेकर आउटर मोस्ट शेल का डिस्टेंस जो है, ये इसको आप एटॉमिक रेडियस कहते हैं। ठीक है, ये है आपका एटॉमिक रेडियस। बट ये एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि हम इस तरह की रेडियस निकाल नहीं सकते हैं। उसका रीज़न क्या क्या, क्यों नहीं कैलकुलेट कर सकते? उसका रीज़न ये है कि साइज ऑफ एन एटम कैन नॉट बी डिटरमाइंड प्रीसियसली सिंस द इलेक्ट्रॉन क्लाउड सराउंडिंग द एटम डज नॉट हैव अ शार्प बाउंड्री। हमने जब बात की थी ऑर्बिटल की, तो मैंने कहा था it is a region in space where probability of finding an electron is maximum, means 10% चांस होते हैं कि उस बाउंड्री से बाहर भी इलेक्ट्रॉन हो। यह एग्जैक्ट बाउंड्री नहीं थी, जैसे पहले नील बोहर वाले केस में तो बाउंड्री थी, बट बाद में जो नया ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट आया उसमें कोई बाउंड्री नहीं है। तो शार्प बाउंड्री ना होने की वजह से हम कहाँ तक का डिस्टेंस लें, ये जो है क्लियर नहीं है। इस वजह से हम एग्जैक्ट फाइंड आउट नहीं कर सकते कि न्यूक्लियस से लेकर डिस्टेंस कहाँ तक का जाएगा, पहली चीज़। दूसरा है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू आइसोलेट अ सिंगल एटम फॉर द पर्पज ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इट्स रेडियस। मतलब जैसे यहाँ पे आपको ये एटम दिखा रखा है, इस तरह का एक एटम आप अलग नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि एटम दूसरों के साथ, जब जैसे एक एटम और है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन है, इसका न्यूक्लियस है, इसका इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन के साथ रिपल्शन होगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन होगा, ऐसे ही इसका इसके साथ होगा, तो एग्जैक्ट शेप नहीं मिलता, आप आइसोलेट नहीं कर सकते हो एटम को। अगर आपको एग्जैक्ट रेडियस चाहिए तो आपको एटम को क्या करना पड़ेगा? आइसोलेट करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, उसके बाद थर्ड रीजन क्या है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम इज appreciably affected by the presence of other atom within the molecule or in its neighbor। मतलब जैसे मैंने भी आपसे यहाँ पर बोला वो चीज़ है। उसके बाद एटॉमिक रेडियस also change when the atom is present in different bounded state। ठीक है, जैसे सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, अलग अलग बाउंडेड स्टेट में अलग अलग जो है वो रेडियस होगी अगर आप निकालना चाहते। तो ये प्रॉब्लम है एटॉमिक रेडियस को कैलकुलेट करने के लिए। अब अगर ये सारी प्रॉब्लम है तो इसका सॉल्यूशन क्या है? भाई, कोई सॉल्यूशन तो होगा। एटम का साइज़ तो आपको चाहिए और एटम का साइज़ निकाला जाता है। तो इसको जो है ओवरकम करने के लिए एटॉमिक रेडियस को 3 पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है, एक अब इसमें होती है कोवेलेंट रेडियस, दूसरी वैन डर वाल रेडियस एंड थर्ड इज मेटालिक रेडियस। ठीक है बेटे, ये जो है एटॉमिक रेडियस जो है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। वो 3 पार्ट्स क्या क्या हैं वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है टाइप ऑफ रेडियस में कोवेलेंट रेडियस। फर्स्ट इज कोवेलेंट रेडियस। ठीक है बेटे, अब कोवेलेंट रेडियस क्या होती है? देखिए, कोवेलेंट रेडियस ये होती है, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये 2 बाउंडेड एटम्स हैं, इनके जो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस है इसे कहते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कहते हैं, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। और कोवेलेंट रेडियस होती है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 2, मतलब ये डिस्टेंस का हाफ कह सकते हो। ठीक है, मतलब ये है, तो क्या कहेंगे? इट इज डिफाइंड एज 1/2 द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ 2
कोवेलेंटली बाउंडेड एटम ऑफ द सेम एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, सेम एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल, जैसे आप क्लोरीन Cl2 ले लें, हाइड्रोजन H2 ले लें, ठीक है, नाइट्रोजन N2 ले लें, उन केसेस में इस तरह की रेडियस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसे कहते हैं कोवेलेंट रेडियस कहते हैं। ठीक है बेटा, कोवेलेंट रेडियस समझ में क्या है? क्या है? इट इज 1/2 of the distance between nuclei of two covalently bounded atom of the same element in a molecule। क्लियर हुई बात बच्चों? इसे कहते हैं कोवेलेंट रेडियस। तो ये डायग्राम याद रखिएगा, इजी रहता है याद रखना। तो इसे कहेंगे आप कोवेलेंट रेडियस कहते हैं। कोवेलेंट रेडियस जैसे मैंने आपको कहा Cl2 में निकाल सकते हैं, N2 में निकाल सकते हैं, H2, O2, इन सब की कोवेलेंट रेडियस कैलकुलेट की जा सकती है। सेकेंड रेडियस है वैन डर वाल रेडियस। सेकेंड इज वैन डर वाल रेडियस। वैन डर वाल रेडियस का मतलब होता है बेटे, जैसे ये आपके पास दो कोवेलेंटली बाउंडेड एटम्स हैं, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इसका हाफ कर दिया जाए तो इसे कहते हैं वैन डर वाल रेडियस कहते हैं। ठीक है, वैन डर वाल एक वीक अट्रैक्टिव फोर्स है जो मॉलिक्यूल्स के बीच में एग्जिस्ट करती है, जैसे नोबल गैसेस वगैरह में। तो क्या लिखेंगे? इट इज 1/2 द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई, 1/2 of the distance between nuclei of two identical non-bounded, देखिए two identical non-bounded isolated atom, जैसे एक Cl2 ये हो गया, एक Cl2 ये हो गया, दो non-bounded isolated atom हैं, या कह सकते हैं two adjacent identical atoms belonging to two neighboring molecule of an element is called, ठीक है, इन सॉलिड स्टेट, उसे आप कह सकते हैं वैन डर वाल रेडियस कह सकते हैं। जो आपको यहाँ डायग्राम दिखाया, इस डायग्राम से याद रखिए, इजी पड़ेगा आपको याद रखना कि वैन डर वाल रेडियस क्या होती है। वैन डर वाल रेडियस बहुत वीक रेडियस होती है। वैन डर वाल फोर्स जो है ये बहुत ज़्यादा वीक फोर्स है, इसलिए हम ये कहते हैं कि वैन डर वाल रेडियस हमेशा लार्जर होती है कोवेलेंट रेडियस से। अगर आप कंपेयर करें दोनों को तो वैन डर वाल रेडियस इज ऑलवेज greater than covalent radius। And third type of radius is metallic radius। ठीक है, थर्ड टाइप मतलब जो आपका कोवेलेंट रेडियस है उसका तीसरा टाइप मेटालिक रेडियस। मेटालिक रेडियस में क्या होता है, यहाँ देखिए थोड़ा सा चीज़ों को अंडरस्टैंड कीजिए। एक टर्म होती है मेटालिक बॉन्ड, ये हम आगे जब बॉन्ड केमिकल बॉन्डिंग करेंगे वहाँ भी पढ़ेंगे। हमारे पास मेटल जो है हमेशा किस फॉर्म में होते हैं? देखिए जैसे आयरन है, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, Fe2 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो गया आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। ये जो पॉजिटिव आयंस हैं मेटल में, इनको इस तरह से लिखा जाता है, एक कर्नल्स कहलाते हैं, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनके साथ हैं। इस तरह का पूरा सेटअप होता है, इसे इलेक्ट्रॉन सी मॉडल कहते हैं। ये पॉजिटिव कर्नल है, ये फ्री एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब ये जो दो आपके कर्नल्स हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस है इसका हाफ जो है उसे मेटालिक रेडियस कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्या है? जो ये दो कर्नल्स हैं, पॉजिटिवली चार्ज कर्नल्स हैं, इनके बीच का डिस्टेंस है, इसके हाफ को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं मेटालिक रेडियस कहते हैं। आप क्या डिफाइन कर सकते हैं? हाफ, 1/2 द डिस्टेंस इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट मेटल आयन इन द मेटालिक लैटिस। ये मेटालिक लैटिस है, 1/2 ऑफ द डिस्टेंस, इसे कहेंगे आप मेटालिक रेडियस कहते हैं। अगर आप तीनों को कंपेयर करें बेटा तो सबसे लार्जर होती है वैन डर वाल रेडियस, देन उसके बाद आएगी मेटालिक रेडियस, एंड सबसे स्मॉलर होती है कोवेलेंट रेडियस। तो ये तीन डेफिनेशन टाइप ऑफ कोवेलेंट रेडियस में कौन कौन सी? एटॉमिक रेडियस में कोवेलेंट रेडियस, वैन डर वाल रेडियस, मेटालिक रेडियस क्या होती हैं, इनको आपने याद रखना है। ठीक है बेटे, तब ये तो बात हो गई हमारी टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियस। अब इसका वेरिएशन पीरियोडिक टेबल में किस तरह से होता है, या पीरियोडिक टेबल में किस एटम के साइज पर कैसे मेजर करते हैं वो देखिए। बच्चों जनरल ट्रेंड क्या है पीरियोडिक टेबल? पीरियोडिक टेबल में अगर हम अलोंग द पीरियड मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो रेडियस डिक्रीज होती है, जबकि डाउन द ग्रुप आएंगे तो रेडियस इंक्रीज होती है। ये जनरल ट्रेंड है पीरियोडिक टेबल का। देखिए बच्चों अभी जो है हम बात कर रहे हैं जनरल, जब आगे आप चैप्टर इंडिविजुअल पढ़ेंगे तो वहाँ और डीप में जाएंगे
और चीज़ें चेंज होगी, ये जनरल ट्रेंड, इसलिए मैं हमारा जनरल कह रहा हूँ, ठीक है। जनरल ट्रेंड क्या है, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब जैसे आप एस ब्लॉक का अल्कली मेटल पहला ग्रुप और इधर 18 ग्रुप नोबल गैसेस लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो साइज डिक्रीज होता है, साइज डिक्रीज होता है, ठीक है बेटे, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब यहाँ पर ये चीज़ याद रखिएगा कि सबसे बड़ा साइज किसका हुआ, ऑब्वियसली फर्स्ट ग्रुप मीन्स अल्कली मेटल्स का। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे लार्जर साइज में अगर आप पीरियड वाइज बात करें तो अल्कली मेटल का जो एलिमेंट है वो सबसे बड़ा होगा। जैसे यहाँ पर मैंने एक पीरियड सेकेंड पीरियड के एलिमेंट ड्रॉ किए हैं, फ्रॉम लिथियम हम मूव किए, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड देन नियॉन। तो सबसे लार्जर साइज, ये पूरा आपका सेकेंड पीरियड है, फर्स्ट एलिमेंट है सेकेंड पीरियड का लिथियम, इट बिलोंग्स टू अल्कली मेटल और इसका साइज सबसे लार्जर होगा। आप अलोंग द पीरियड मूव करें साइज डिक्रीज करता जाएगा, साइज डिक्रीज करता जाएगा, ठीक है। अब जैसा कि ट्रेंड कह रहा है, हमने ट्रेंड में क्या कहा, व्हेन वी मूव अलोंग द पीरियड साइज डिक्रीजेस, मतलब लेकिन इसका ये नहीं है कि आपका नियॉन सबसे स्मॉलर होगा, सबसे स्मॉलर साइज में फ्लोरीन होगा। हैलोजेंस जो होते हैं इनका साइज स्मॉल होता है, नोबल गैस का साइज अगेन लार्ज हो जाता है। उसका रीज़न ये है बेटा कि नोबल गैसेस जो हैं इसके अंदर वीक वैन वाल फोर्स होती हैं और उस फोर्स की वजह से इनका साइज अगेन इंक्रीज कर जाता है, ठीक है बेटे। तो हम ये कह सकते हैं कि अल्कली मेटल, ठीक है, जो एकदम आपके लेफ्ट साइड में है पीरियोडिक टेबल में, वो सबसे लार्जर साइज में होंगे एंड द हैलोजन विच आर एट एक्सट्रीमली एट द राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, उनका साइज स्मॉलर होता है, सबसे स्मॉलर होता है, ठीक है बेटे। बट बीच में कुछ इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन वगैरह होने की वजह से चीज़ें थोड़ी बहुत, वजह से मैंने कहा कि ये मतलब जनरल ट्रेंड है, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा क्लोजली वॉच करेंगे तो बीच में कुछ एक्सेप्शंस आते हैं, ठीक है बच्चों। जैसे अगर आप ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को कंपेयर करें तो नाइट्रोजन का साइज़ ऑक्सीजन से छोटा होता है, ठीक है बेटे। सबसे बड़ा साइज़ में लिथियम है, उसके बाद उससे छोटा आपका आएगा बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर नाइट्रोजन से स्लाइटली जो है बढ़ जाता है साइज़ किसका, ऑक्सीजन का, फिर उसके बाद फ्लोरीन का कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन नियॉन का फिर सबसे ज़्यादा हो जाएगा, नियॉन का सबसे ज़्यादा साइज़ होता है पूरे पीरियड में। इस सेकेंड पीरियड में अगर आप साइज़ की बात करें तो नियॉन की रेडियस सबसे ज़्यादा है, ठीक है। इवन नियॉन इज़ लार्जर देन लिथियम, लिथियम से भी ज़्यादा साइज़ किसका होता है, नियॉन का होता है, ठीक है बच्चों। तो ये चीज़ याद रखिएगा। फिर ऐसे सेकेंड में आप आ जाएँ, सेकेंड में सोडियम आपका पहला एलिमेंट होगा, सॉरी थर्ड पीरियड में सोडियम आपका पहला एलिमेंट होगा एंड आर्गन लास्ट होगा, बट आर्गन का साइज सोडियम से भी लार्जर है, मतलब सोडियम जो है आर्गन से छोटा है। तो नोबल गैसेस जो होती हैं इनका साइज लार्जर होने के पीछे रीज़न क्या है कि ये जो है बेटा इनमें वीक वैन डर वाल फोर्स होती है जिसकी वजह से ये इनका साइज बड़ा होता है। तो साइज ऑफ एटम ऑफ इनर्ट गैसेस आर लार्जर देन दैट ऑफ द प्रीसीडिंग हैलोजन, ठीक है बेटे, हैलोजन से ज़्यादा होते हैं। रीज़न क्या है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वीक वैन डर वाल फोर्स इन दीज एलिमेंट्स, ठीक। अच्छा, यहाँ पर अब हम बात करें भी अलोंग द पीरियड साइज डिक्रीज हुआ क्यों, उसका रीज़न देखिए। अब मैंने यहाँ डिस्कस करते हैं, हमारे पास ये एलिमेंट है लिथियम, देन बेरिलियम, देन बोरॉन। आप देखिए लिथियम में हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब 2 1, बेरिलियम में 4 है 2 2, बोरॉन में 5 है 2 3, ठीक है। मतलब सेकेंड शेल में लिथियम में 1 इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम में 2 इलेक्ट्रॉन, बोरॉन में 3 इलेक्ट्रॉन। मतलब शेल इंक्रीज नहीं हुआ, मतलब डिस्टेंस नहीं बढ़ा, बट इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर गए। अब इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली प्रोटॉन भी बढ़ेंगे, ठीक है बेटे। तो नंबर ऑफ चार्जेस इंक्रीज हो रहे हैं बट डिस्टेंस इंक्रीज नहीं हो रहा, इस वजह से अट्रैक्शन इंक्रीज होती है और साइज डिक्रीज होता है। अलोंग द पीरियड साइज डिक्रीज होने के पीछे रीज़न क्या है बेटा, डिस्टेंस नहीं बढ़ा, बट डिस्टेंस नहीं बढ़ा लेकिन चार्ज बढ़ गए, इसलिए अट्रैक्शन बढ़ती है और साइज डिक्रीज होता है। जबकि आप डाउन द ग्रुप जाएंगे, डाउन द ग्रुप जैसे लिथियम के नीचे है सोडियम, सोडियम में 3 शेल होते हैं 2 8 1, जबकि लिथियम में 2 शेल हैं 2 1। तो न्यू शेल ऐड होते हैं, इसलिए डाउन द ग्रुप जब आप जाएंगे
तो साइज जो है वो इंक्रीज होता है। ठीक है बेटे, मतलब अगर आप फर्स्ट ग्रुप की बात करें तो फर्स्ट ग्रुप में लिथियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रोडियम, सीजियम, फ्रांशियम रेडियो एक्टिव है। सीजियम को हम मानते हैं सबसे लार्जर साइज का है, क्योंकि रेडियो एक्टिव के बारे में आपको स्टडी है नहीं फिलहाल। तो इस तरह से आप डाउन द ग्रुप जाएंगे तो न्यू शेल ऐड होने की वजह से साइज जो है वो इंक्रीज होता है। सीजियम सबसे लार्जर साइज में होगा, लिथियम सबसे स्मॉलर साइज में होगा इन केस ऑफ अल्कली मेटल। क्लियर हुई बात बच्चों? देखिए, आपको जो एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स की पोजीशन आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए, एटलीस्ट इनिशियल एलिमेंट्स की या पहले 2-3 ग्रुप और पीरियड की। उसका रीज़न ये है कि आपको क्वेश्चन जब आते हैं साइज़ के हिसाब से तो आपको वहाँ पर ये चीज़ें याद रखनी होंगी कि कौन सा एलिमेंट कहाँ है, और उससे आप फिर जज कर सकते हैं, उनकी पोजीशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये तो हो गई बात सारी किसकी, आपके एटॉमिक रेडियस की। अब आते हैं, एक रेडियस होती है बेटा आयोनिक रेडियस। आयोनिक मतलब आयंस की रेडियस। देखिए, आयंस का मतलब हमारे पास दो तरह के आयंस होते हैं, एक होता है कैटायन और एक होता है अनायन। आयंस में चार्ज होता है, ठीक है, जैसे Na पॉजिटिव आयन, Cl नेगेटिव आयन, Mg2 पॉजिटिव आयन। तो यहाँ पर आयोनिक रेडियस को हम डिफाइन कैसे करते हैं? हम कहते हैं आयोनिक रेडियस इज द effective distance from the center of the nucleus to the ion up to which it exert its influence on its electronic cloud। ठीक है, मतलब जहां तक न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन के क्लाउड पर इफेक्ट कर रहा है, अपना इन्फ्लुएंस एक्सर्ट कर रहा है, उसे कहते हैं आप आयोनिक रेडियस कहते हैं। ठीक है, मतलब जैसे मान लीजिए आपके पास ये न्यूक्लियस है और यहाँ पे ये आयंस पे, तो जहाँ तक वो अपना इफेक्ट एक्सर्ट करेगा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड पर, उसे कहते हैं आप आयोनिक रेडियस कहते हैं। आयोनिक रेडियस में जैसे मैंने कहा हमारे पास दो तरह के आयंस हैं, एक कैटायन और एक अनायन। देखिए, कैटायन और अनायन की बात करें तो इसमें बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है कि कैटायंस हैव स्मॉलर साइज एज कंपेयर टू देयर पेरेंट एटम while anion has larger size as compared to their parent atom। अब उसका रीज़न क्या है? देखिए, जैसे हमने यहाँ सोडियम लिया, सोडियम में 281 आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, 28 रह गया। ठीक है, जो आपका सोडियम न्यूट्रल था उसमें इलेक्ट्रॉन थे 11, प्रोटॉन थे 11, बट जो सोडियम आयन है उसमें इलेक्ट्रॉन है 10, प्रोटॉन है 11। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन एक लेस हो गया, वो जो इलेक्ट्रॉन लेस हुआ है उसकी अट्रैक्शन प्रोटॉन कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करेगा? इन बाकी बचे 10 इलेक्ट्रॉन पर। मतलब अट्रैक्शन बढ़ेगी क्योंकि अब पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है। अट्रैक्शन बढ़ने का मतलब है साइज डिक्रीज होगा। इस वजह से जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसका साइज जो है डिक्रीज होगा। ठीक है, साइज ऑफ कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन दैट ऑफ करस्पॉन्डिंग एटम ड्यू टू डिक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल। एक तो शेल कम हो गए, यहाँ 3 शेल थे, यहाँ 2 ही रह गए। सेकेंड, इंक्रीज इन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज रिजल्टिंग इन ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय द न्यूक्लियस ऑन द इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटे, तो ये रीज़न है जिसकी वजह से जो कैटायंस होते हैं उनका साइज अपने पेरेंट एटम से हमेशा क्या होता है? स्मॉलर होता है। बट अगर आप नेगेटिव आयंस की बात करें, अनायंस की बात करें, अनायंस में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गेन किया, इलेक्ट्रॉन गेन किया तो यहाँ पर साइज इंक्रीज होता है क्योंकि जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया है उसे भी न्यूक्लियस ने अट्रैक्ट करना है। तो क्या कहेंगे? द साइज ऑफ अनायन is always larger than the corresponding atom due to या because of decrease in the effective nuclear charge। तो जो फोर्स है वो कम हो जाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स, इसलिए इसमें हमेशा साइज जो है वो इंक्रीज होता है। तो अनायंस जो होते हैं जैसे Cl नेगेटिव आयन इज ग्रेटर देन Cl, O2 नेगेटिव आयन इज ग्रेटर देन O, N3 नेगेटिव आयन इज ग्रेटर देन N। नेगेटिव आयन हमेशा साइज में लार्जर होंगे जबकि पॉजिटिव आयन साइज में स्मॉलर होंगे। तो ये सारा था आपका रेडियस का। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो एक क्वेश्चन आता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक का। जैसे आपके पास ये दिया हुआ है, आपको दिया है एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, इनको साइज वाइज अरेंज करना है। तो आप क्या करो, ये सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, सब में इलेक्ट्रॉन देखो। एल्युमिनियम एटॉमिक नंबर 13,
3 इलेक्ट्रॉन लूज किए 10 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम 12 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए 10, सोडियम 11 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया 10, सब पे 10 इलेक्ट्रॉन है और सब पे ये इसका एटॉमिक नंबर है। तो इसमें हम क्या करते हैं, Z अपॉन ई निकालते हैं, चार्ज अपॉन इलेक्ट्रॉन Z अपॉन ई रेशो। तो अब Z यहाँ पे 3 है, मतलब एटॉमिक नंबर, 10 इसका इलेक्ट्रॉन है तो 1.3 हो गया, इसका 12 Z है और 10 इलेक्ट्रॉन 1.2, वैसे 1.1, 0.9, 0.8, 0.7। जो ये Z अपॉन ई की वैल्यू है, जितनी छोटी होगी साइज उतना स्मॉलर, सॉरी जितनी बड़ी होती है साइज उतना स्मॉलर होता है। जैसे एल्युमिनियम में 1.3 है, मैग्नीशियम में 1.2 है तो मैग्नीशियम का साइज लार्जर होगा, सोडियम में 1.1 है इसका साइज और लार्जर होगा, फ्लोरीन में 0.9 है और लार्जर होगा। मतलब जितनी Z अपॉन ई की वैल्यू स्मॉल, साइज उतना लार्ज होगा। तो इस तरह से आप साइज जो है इस आइसो इलेक्ट्रॉनिक जो आयंस हैं उनका जज कर सकते हैं, या आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन जो है उसका कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बेटे, या कुछ क्वेश्चन से इस तरह का देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, कहा है कि आपको O नेगेटिव O2 नेगेटिव का है, अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो ऑब्वियसली नेगेटिव आयन का साइज़ क्या होता है, लार्जर होता है, जितने इलेक्ट्रॉन गेन होते जाएंगे साइज इंक्रीज होता जाएगा। जैसे O सबसे स्मॉलर, O नेगेटिव उससे लार्जर, O2 नेगेटिव उससे लार्जर। ऐसे यहाँ पर जैसे यह है सिलिकॉन, फास्फोरस, क्लोरीन। अब देखिए ऐसे केस में आपको पीरियोडिक टेबल में इनकी पोजीशन पता होनी चाहिए। अब हम जानते हैं कार्बन के नीचे आता है सिलिकॉन ग्रुप 14 में, नाइट्रोजन के नीचे आता है फास्फोरस ग्रुप 15 में, फ्लोरीन के नीचे आता है क्लोरीन ग्रुप 17 में। अलॉन्ग द पीरियड साइज डिक्रीज होता है तो ऑब्वियसली सिलिकॉन, देन फास्फोरस, देन क्लोरीन आएगा। ठीक है बेटे, तो ये चीज़ें हैं जिससे आप जज कर सकते हैं कि साइज़ क्या होगा, किस तरह से आप साइज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर हुई बात बच्चे? तो आपको जो है साइज से रिलेटेड आज हमने डिस्कशन की कि क्या होता है एटॉमिक रेडियस और किस तरह का ये वेरिएशन शो करते हैं पीरियोडिक टेबल में। क्लियर हुई बात बच्चों? कल हम डिस्कस करेंगे सेकेंड टॉपिक इसका, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत। ठीक है बेटे।